जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है और ये आज ही मतलब 15 सितंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर कुछ जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इंजीनियर्स डे या नेशनल इंजीनियर्स डे भारत के इतिहास के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। यह वो दिन है जब सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक में हुआ। वे बॉम्बे के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। बाद में वे भारत में नासिक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त रहे। अपने क्षेत्र में कौशल और समर्पण के कारण उन्हें भारत सरकार की ओर से कई पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का है, भारत रत्न, वो भी सम्मिलित है। उन्हें भारत के सबसे शुरुआती मेहनती और कुशल इंजीनियरों में माना जाता है। यही कारण है कि उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के इंजीनियर्स डे का पहला उत्सव 1968 में मनाया गया था और इसे हर वर्ष एक अलग और विशिष्ट विषय के साथ मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसे संस्थानों की परिषद द्वारा चुना गया था। अब आते हैं जिनकी जन्म तिथि पर यह दिवस मनाया जाता है, उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। विश्वेश्वरैया जी उदार हृदय वाले व्यक्तित्व थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत के वक्त उनके पास केवल 36,000 रुपये बचे थे। न जाने कितने बच्चों की फीस वो भरते थे, किसी को नौकरी से निकालते नहीं थे। उनका क्लर्क उनके साथ 60 साल से काम कर रहा था। हालांकि उनकी उम्र जो थी वो लगभग 102 वर्ष थी। तो उनका क्लर्क जो उनके साथ में 60 साल से काम कर रहा था, ड्राइवर 30 साल काम कर रहा था, कुक 36 साल से और उनका घरेलू सेवक 50 साल से उनके साथ था। उनकी 2 पत्नियों की मौत पहले ही हो गई थी और तीसरी पत्नी जिनसे उनकी नहीं बनी और वो अलग रह रही थी, उन्हें हर महीने बिना मांगे या बिना किसी कोर्ट के आदेश के वे लगातार पैसा भेजते रहते थे। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद खुद जाकर उनका अंतिम संस्कार भी किया। आंकड़ों के बहुत बड़े बाजीगर थे सर विश्वेश्वरैया जी। वे सिविल इंजीनियर थे। जाहिर है गणित से उनका बेहद लगाव था। ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए आंकड़ों का प्रेम उनका कम ना हुआ। जब भी कोई रिपोर्ट पेश करते तो ना जाने कहां से आंकड़े जुटाकर समस्याओं का समाधान सुझाते रहते थे। वो युग था जब ना गूगल था और ना ही कोई रिसर्च संस्थाएं जिनके पास ये आंकड़े रहते थे। फिर भी सरकारी गैर सरकारी रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके वे आंकड़े इकट्ठा करते रहते थे। ऐसे ही 1920 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, रिस्ट्रक्टिंग इंडिया। इस किताब में उन्होंने लिखा, इस वक्त देश में 19,410 पोस्ट ऑफिस हैं। उनकी किताबें इतिहास के शोधार्थियों के लिए आज भी इस दिशा में काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। उनके जीवन के विषय में एक
रोचक तथ्य यह है कि वे अक्सर 2 मोमबत्तियां प्रयोग करते थे। उन दिनों बेहद कम शहरों में बिजली हुआ करती थी और उनके पास 2 मोमबत्तियां देखकर किसी ने पूछा था कि सर, ये आप 2 मोमबत्ती क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा, एक मोमबत्ती मुझे ऑफिस ने दी है, तो मैं जब ऑफिस का कार्य करता हूँ तो यह मोमबत्ती जलाता हूँ, और एक मोमबत्ती मैं घर के कार्य करते समय प्रयोग में लाता हूँ। उनके जीवन में एक विवादित या रोचक तथ्य यह है कि उनकी गांधी जी और नेहरू जी से कई बातों पर अनबन रहती थी या नहीं बनती थी। एम विश्वेश्वरैया जितना सम्मान उनका होता था उसके बारे में सबको पता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि तमाम मुद्दे ऐसे होते थे जिन पर उनका बड़े बड़े दिग्गजों से विवाद भी होता था। देश या जनता के हित में उन्हें जो ठीक लगता था उसके लिए वे गांधी जी, नेहरू जी तक की बातों का विरोध करने से बाज नहीं आते थे। एक बार गांधी जी ने तो सार्वजनिक बयान दे दिया था कि विश्वेश्वरैया और उनके विचारों में मतभेद है। दरअसल वो बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज को लेकर। विश्वेश्वरैया हमेशा बड़ा सोचते थे, किसी भी समस्या का बड़ा समाधान चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत में हैवी इंडस्ट्रीज को लगाया जाना चाहिए जिससे देश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने सिल्क, चंदन, स्टील और मेटल इंडस्ट्री को जापान और इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया था, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योगों के हिमायती थे। गांधी जी से मिलकर भी विश्वेश्वरैया ने उन्हें काफ़ी समझाया था। इधर नेहरू को भी उन्होंने कई खत लिख डाले थे। जब आज़ादी के बाद उन्हें लगा कि संघीय सरकार प्रांतों के मामले में ज़्यादा दखल दे रही है, वे मैसूर राज्य के दीवान भी रहे थे, विकेंद्रीकरण में यकीन रखते थे। एक बार एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आता है कि एक बार आज़ादी के पहले एक ट्रेन कहीं जा रही थी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में भारतीय गिनती के ही दिखते थे और ऐसे में कोई साधारण भारतीय दिख जाए तो अंग्रेज उसका मजाक बनाए बिना नहीं चूकते थे। एक दिन वही हो रहा था उस भारतीय के साथ, और वो लगातार अपना मजाक उड़वा कर शांत बैठा था। अंग्रेज उसे अनपढ़ समझ रहे थे, जबकि वो बिना उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किए या ध्यान दिए कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। बार बार कान को सिकोड़े हाथों से। अचानक उस व्यक्ति ने ट्रेन की चेन खींच दी। सारे अंग्रेज बौखला गए, भौचक्के रह गए। ट्रेन रुकी। सभी उस व्यक्ति पर गुस्सा होने लगे। तभी ट्रेन का गार्ड आया, उससे चेन खींचने की वजह पूछी। उसने कहा, आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। गार्ड ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मैं ध्यान से सुन रहा था, ट्रेन की आवाज़ बदल गई है, मुझे गड़बड़ लग रहा है। गार्ड उसके साथ थोड़ी दूर आगे गए तो ट्रेन की पटरियों को चेक करने पर पाया कि वाकई में ट्रेन की पटरी एक जगह उखड़ी हुई है। जोड़ खुले हुए हैं, नट बोल्ट अलग पड़े हुए हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये जो साधारण सा व्यक्ति था यह कोई और नहीं, ये थे महान बुद्धिजीवी और जीनियस एम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर या कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स पर जिन पर दुनिया को गर्व है और ये भारत में है। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इंडिया के आर्किटेक्चरल मार्वेल्स की तूती यूं ही नहीं बोलती। इसके पीछे इंडियन इंजीनियर्स की कुशलता और अथक परिश्रम अहम बाजा है। नेशनल इंजीनियर्स डे के अवसर पर हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार इंडियन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहे हैं जिन पर न केवल इंडिया
बल्कि पूरी दुनिया गर्व करती है। पहले नंबर पे आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात के नर्मदा ज़िले में नर्मदा वैली में सरदार सरोवर बांध के विपरीत बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय मूर्ति है। फिलहाल दुनिया में इसे सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। यह 182 मीटर ऊंची है। इसके बनने में 27 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत आई। इसके कॉन्सेप्चुलाइजर में जो फार्मूलेटर थे वे इंडियन ही थे, मगर विदेशों की भी मदद ली गई है। दूसरे नंबर पे आता है पनवल नदी वायडक्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित 424 मीटर लंबा सुपर स्ट्रक्चर्स पनवल नदी पर बना हुआ है। कोकण रेलवे से ट्रेवल करते वक्त आपको यह इंजीनियरिंग को मिल सकता है। यह वायडक्ट तीसरा सबसे ऊंचा वायडक्ट है। यह स्लिप इन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ वायडक्ट है जो कि इंडिया में पहली बार यूज किया गया है। पंबन ब्रिज तमिलनाडु नंबर 3 पे आता है। तमिलनाडु मेनलैंड से रामेश्वरम को जोड़ने वाले इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि यह कैंटिलीवर ब्रिज है, यानी कि समुद्र के ऊपर बने इस ब्रिज को शिप्स के गुजरने के समय ऊपर उठाने की सुविधा है। ऐसा करते वक्त ब्रिज के दोनों भाग आसमान की ओर उठ जाते हैं। 143 पियर्स के ऊपर टिके इस ब्रिज की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है और यह इंडिया का दूसरे सबसे लंबे पुल में आता है। पीर पंजाल रेलवे टनल। जम्मू कश्मीर स्थित पीर पंजाल टनल भी करिश्मे से कम नहीं है। बनिहाल से कांजीगुड़ के बीच बनी घाटी की सबसे लंबी रेलवे लाइन पर बनी यह टनल पीर पंजाल माउंटेन रेंज को चीर कर बना है। यह ट्रांसपोर्टेशन पैकेज को इंडिया में सबसे लंबा ट्रांसपोर्टेशन पैसेज माना जाता है, जबकि एशिया में दूसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा है। इसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर है। नंबर 5 पे आता है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये 8 लेन का ब्रिज अरब सागर के ऊपर बना हुआ है और मुंबई के 2 सबर्बन इलाकों बांद्रा और वर्ली को जोड़ता है। यह विशाल है, मैजेस्टिक है। यह पहली बार जब केबल स्टे ब्रिज को ओपन सी में इंडिया के अटेम्प्ट किया, अब यह टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है। नंबर 6 पे आता है भूपेन हजारिका सेतु। धोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, यह बीम बेस्ड ब्रिज है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है और इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह 60 टन के बैटल टैंक का वजन भी सह सकता है। नंबर 7 पे प्रभु श्री राम की कांस्य लंबाई 251 मीटर हो।
की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यह देश का पहला अंडर वाटर रेलवे टनल भी होगा। नंबर तीसरे पर भविष्य की परियोजनाओं में जिसका नाम है वो है चिनाब ब्रिज। ये 427 मीटर लंबा आर्क ब्रिज होगा जिसे इंडियन रेलवे बना रहा है। ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बक्कल और कौड़ी इलाके को आपस में जोड़ेगा। तो दोस्तों ये था कुछ भारतीय इंजीनियरिंग के नमूने जिन्हें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह वीडियो देखने के लिए मैं सुरेंद्र आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको यह वीडियो कैसे लगा यह आप कमेंट या टिप्पणी करके अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें सुधार करने का अवसर देती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद एक बार पुनः।